हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 26 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज ये लेक्चर आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। पूरा एंड तक देखना और रेगुलरली इस लेक्चर को फॉलो करना। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर आपके लिए न्यूज को कवर करवाया जाता है और अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहां पर जो टॉपिक्स मैं आप लोग के कवर कराता हूं उन्हीं से रिलेटेड आपसे सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये बात मैं क्लेम करता हूं और इसका प्रूफ भी देता हूं। आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम के 1-1.5 साल पहले जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं और यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम के 1 से 1.5 साल पहले जो भी टॉपिक्स यहां पर कवर हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मैंडेटरी है ये लेक्चर आपको रेगुलरली फॉलो करना है, राइट। और यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को अपन कवर करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप रेगुलरली लेक्चर फॉलो करोगे तो आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं से भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूरी चीज यहां पर कवर करवाई जाती है। इवन जनरल स्टडीज के टॉपिक्स भी हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं, राइट। और देखिए, आप आज के टॉपिक्स ये हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के, जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। और पीडीएफ पैकेज गाइज अगर आपको चाहिए तो इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पूरे महीने की है। इसमें आपको लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, हैंड आउट नोट्स मिलते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है आपके रिवीजन के लिए, मंथली मैगजीन आपको दी जाती है। और इससे रिलेटेड अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप चेक कर सकते हैं, एक लिंक दी हुई है जिसमें आपको पूरी जानकारी पेड पैकेज से रिलेटेड मिल जाएगी। और इवन लाइव क्विज अगर आपको अटेंड करना है उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। या फिर अगर आप स्लाइड को पढ़कर समझ सकते हैं और उसमें अगर आपको समझने में कोई परेशानी ना आए तो आप देख लीजिए, पूरी चीज यहाँ पर स्लाइड में दी हुई है, राइट। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है मुझसे आपको, तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। कमलाक्ष झा मेरा नाम है, इसी नाम से मैं फेसबुक पर हूं। आप मुझे ऐड कर लीजिएगा, वहां पर मैसेज कर दीजिएगा। और या फिर फेसबुक पर अगर आप नहीं है तो ये मेरा नंबर है 9713282838। ध्यान रहे, इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप एसएमएस के थ्रू या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। पेड पैकेज से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, टेलीग्राम का अपना एक चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक डिस्कशन ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। गाइस, अभी रिसेंटली किलाउआ ज्वालामुखी, किलाउआ वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, विस्फोट हुआ है इसका। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किलाउआ वॉल्केनो कहां पर लोकेटेड है। तो आपको इसकी लोकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हवाई आइलैंड जो है, हवाई द्वीप जो है, वहां पर ये लोकेटेड है। इसको माउंट किलाउआ के नाम से भी जाना जाता है और हवाई वॉल्केनो नेशनल पार्क में ये लोकेटेड है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है हवाई वॉल्केनो नेशनल पार्क कहां पर है, तो आपको हवाई आइलैंड के बारे में पता होना चाहिए। मैप में भी इसकी एक बार लोकेशन आप देख लो। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अगर आप जाओगे इसकी तरफ, यानी कि वेस्ट की तरफ, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन पे, तो आपको ये हवाई आइलैंड यहां पर नजर आएगा, दिखाई देगा, राइट। और ये इसकी लोकेशन है। हवाई आइलैंड पे भी अगर आप देखोगे तो इसके साउथ की तरफ आप थोड़ा सा देखो, हवाई आइलैंड के साउथ और ईस्ट की तरफ, तो ये किलाउआ वॉल्केनो आपको यहां पर इसकी लोकेशन दिखाई देगी, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको बेसिक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब गाइस इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। और अभी ये टॉपिक जीएसटी का न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी काफी ज्यादा फ्रॉड हम लोग को नजर आ रहे हैं। काफी सारे लोग जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था वो भी अपने बिल में 18% जीएसटी चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, यानी कस्टमर से 18% जीएसटी के नाम से ले रहे हैं और अपने, यानी कि अपना प्रॉफिट कर रहा है वो। तो ऐसी हरकतें, इस प्रकार के फ्रॉड जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस चीज को रोकने के लिए अब अनिवार्य कर दिया गया है कि जो भी इंडिविजुअल जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन से पहले उनको जिस भी जगह पर उनका बिजनेस है उस जगह की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना मैंडेटरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है, राइट। और साथ ही साथ ऑफिशियल्स वगैरह जो है वो समय समय पर जाकर छापा भी मार सकते हैं वेरियस जगह पर जहां पर जीएसटी वगैरह चार्ज किया जाता है, राइट। देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि वो प्रॉपर जीएसटी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, राइट। क्या पता उन लोगों ने जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया बट फिर भी जीएसटी के नाम से जो है वो एक्स्ट्रा कस्टमर से जो है वो पैसे ले रहे हैं, यानी कि लूटा जा रहा है कस्टमर को। तो ऐसी हरकतों को रोकने के लिए
ये कदम जो है वो अभी रिसेंटली उठाए गए हैं। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो भी इंडिविजुअल आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करते हैं तो उनको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो करवाना जरूरी है, राइट। मतलब किसी भी फैसिलिटेशन सेंटर जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि कमिश्नर जो होते हैं वो नोटिफाई करते हैं, तो उनके तहत। बट हालांकि ये वाली चीज आपको इतनी जरूरी नहीं है जानना, बट बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि इस प्रकार की चीज न्यूज में देखने को मिली है। और आज का आपके लिए एक टास्क है कि आपको जीएसटी के बारे में पढ़ना है, इन डिटेल जीएसटी के बारे में पढ़िए, उससे रिलेटेड नोट्स बनाइए, राइट। आगे की बात करें तो अब बताया जा रहा है गाइस कि कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि 4 फिल्म मीडिया यूनिट्स को एक कर दिया जाएगा और इसको नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। यह है फिल्म डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया। तो ये 4 यूनिट हम लोग को फिल्म मीडिया की देखने को मिलती हैं, इनको अब शामिल किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, क्योंकि अभी डुप्लीकेशन हो रहा है। यानी कि ये चारों ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो ऑलरेडी एनएफडीसी के अंडर आती है, तो डुप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसीलिए इस डुप्लीकेशन को हटाने के लिए यह आवश्यक था कि ये जो अलग अलग जो यूनिट्स है, ब्रांचेस जो हैं, तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाए और उसको एक सिंगल ब्रांच के अंदर जो है वो शामिल कर दिया जाए, एनएफडीसी के अंदर शामिल कर दिया जाए। तो ये चीज अभी न्यूज में देखने को मिली है। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, किस पर्टिकुलर राज्य सरकार ने अभी रिसेंटली फिल्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, फिल्म को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है? तो जल्दी से उस राज्य का नाम नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए। अभी कुछ समय पहले ही उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। अब इस टॉपिक में बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020 के बारे में। तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये कंज्यूमर जो है, यानी कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, तो हमारे अधिकार इस रूल्स के अंदर मेंशन्ड है। यहां पर अगर आप ये फोटो पे भी ध्यान देंगे तो इसमें बाकायदा बताया जा रहा है कि जो डिस्कॉम कंपनीज होती हैं, पावर डिस्कॉम कंपनीज, जो कि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो उन कंपनीज के ऊपर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा अगर वो कंपनीज प्रॉपर टाइम पर कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा पाती हैं, तो राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये काफी शानदार चीज है कि बेटर तरीके से इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिल सके। ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो कस्टमर्स हैं उनको क्वालिटी रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है, कंटिन्यूअस सप्लाई जो है, उसका एक्सेस मिल सके। तो इसके लिए ये रूल्स रेगुलेशन जो है वो सामने लाए गए हैं। कंज्यूमर्स के अधिकार इसमें हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज जो होती है, यानी कि जो डिस्कॉम कंपनीज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनको अकाउंटेबल बेसिकली यहां पर बनाया जा रहा है। इसके अंदर मौजूद काफी सारी चीजें, जैसे कि नए कनेक्शन के रिलीज को लेकर रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उसके मॉडिफिकेशन को लेकर रूल्स हैं, मीटरिंग अरेंजमेंट को लेकर रूल्स हैं, बिलिंग और पेमेंट को लेकर, डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन, यानी कि किसी को कनेक्शन अपना कटवाना है या दोबारा से रिकनेक्शन करवाना है, उसको लेकर सप्लाई जो है वो बरकरार रहे, कंटिन्यूअस रहे, रिलायबल रहे, राइट। और कंज्यूमर को प्रोज्यूमर जो है वो कहा जा रहा है। और इसके अलावा जो डिस्कॉम कंपनीज है उनके लिए स्टैंडर्ड्स वगैरह जो है वो लाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से उनको परफॉर्म करना है, एक्ट करना है इस रूल्स के अंदर। इसके अलावा कंपनसेशन मैकेनिज्म भी है, यानी कि कंपनसेशन मैकेनिज्म भी आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा कि अगर डिस्कॉम कंपनी प्रॉपर टाइम पर सप्लाई प्रोवाइड नहीं करा रही है, यानी कि लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी की कटौती हो रही है, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही है, तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको कंपनसेशन मिलेगा और पेनाल्टी जो है वो इंपोज की जाएगी डिस्कॉम कंपनीज के ऊपर, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। कॉल सेंटर्स होंगे कंज्यूमर सर्विसेज के लिए, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा जहां पर कंज्यूमर अपनी शिकायत कर सकेंगे। इसके अंदर बताया जा रहा है कि सभी जो स्टेट्स के अंदर ये रूल्स जो है वो लागू होंगे और डिस्कॉम्स को और भी ज्यादा अकाउंटेबल अब बनाया जा रहा है इन रूल्स के तहत, इन नियमों के तहत। यहां पर जैसे डिले का इशू आता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन सामने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि जो टाइम उसको दिया गया कि इतने फलाना टाइम में आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो लगा दिया जाएगा, बट नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा सामने वाले को, तो सामने वाला व्यक्ति शिकायत कर सकता है और डिस्कॉम कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अब होगी। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। पेनाल्टीज वगैरह जो है वो अप्लाई की जाएगी डिस्कॉम कंपनीज के ऊपर और कंज्यूमर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि उनको कंपनसेशन के तौर पर उनके बिल्स वगैरह में जो है वो डिस्काउंट जो है वो उनको मिल जाएगा। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं इस रूल्स के अंदर। बट हालांकि इस रूल्स के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं या फिर आप कह सकते हो कि कुछ रूल्स हैं जो कि एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं एग्रीकल्चरल पर्पस के उपयोग के लिए। तो ये चीज भी यहां पर बताई गई है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है गाइस, तो इलेक्ट्रिसिटी एक कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है, तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है।
7 शेड्यूल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर 3 लिस्ट आपको देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का होने का क्या मतलब है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी लॉस जो है वो क्रिएट कर सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर कानून बना सकती हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। बट ये तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। बट बाकी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 ये टॉपिक आप जरूर जाकर पढ़ लो। इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी और डिटेल में मैंने आपको इस टॉपिक को पढ़ाया हुआ है, इसको एक बार आप जाकर देख लो। ये 27 अगस्त 2020 के लेक्चर में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। 27 अगस्त के लेक्चर में 37 मिनट 44 सेकंड पे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। आपके पास अगर इन लेक्चर्स की पीडीएफ आती होगी तो आपको सिंपली इस नंबर पर क्लिक करना है 3744, आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा। और अगर पीडीएफ नहीं आती है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है उस पर लिख देना 27 अगस्त 2020, उसके आगे मेरा नाम लिखना कमलाक्ष, राइट। तो जो भी आपकी सर्च लिस्ट में सबसे पहला वीडियो आएगा वो अपना यही वाला होगा 27 अगस्त का। इस वीडियो के 37 मिनट 44 सेकंड पे आप जाओगे तो ये टॉपिक आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जरूर देख लो एक बार। बट अभी ये पूरा लेक्चर फिनिश कर लेना, फिर ये टॉपिक देख लेना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। गाइस बात हो रही है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। तो बताया जा रहा है कि डीआरडीओ ने जॉइंटली इस मिसाइल को डेवलप किया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा और सक्सेसफुली इसकी टेस्टिंग कंडक्ट की जा चुकी है। इस मिसाइल को मैन्युफैक्चर किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। इस पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम के अंदर कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शन रडार और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। याद रखिएगा डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर ये मिसाइल डेवलप करी है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, अब डीटीएच सर्विसेज के अंदर 100% एफडीआई हमें देखने को मिल रही है। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जो फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगी टोटल 100% तक डीटीएच सर्विसेज में। इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। और सबसे पहले तो डीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है ये चीज पता होनी चाहिए आपको। डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, डीटीएच ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हम लोग इसको बोलते हैं। और बताया जा रहा है कि अब लाइसेंस का पीरियड जो है वो 20 साल का होगा 10 सालों की जगह, और हर 10 साल में लाइसेंस का पीरियड जो है वो रिन्यू किया जाएगा 10-10 सालों के लिए। लाइसेंस की फीस को भी 10% से घटाकर 8% कर दिया गया है, जिससे कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट डीटीएच सर्विसेज में हो और भारी मात्रा में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां पर देखने को मिले डीटीएच सर्विसेज में। और लाइसेंस फीस जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर जो है वो पे की जाएगी ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के द्वारा, रेदर देन एनुअल बेसिस की जगह। यानी कि पहले सालाना जो है वो फीस पे करनी पड़ती थी लाइसेंस फीस, अब क्वार्टरली बेसिस पर फीस पे करनी होगी। और डीटीएच ऑपरेटर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर सकेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये बस बेसिक सा फैक्ट है, 100% एफडीआई आ गई है डीटीएच सर्विस में, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि यही वाली चीज जो होती है वो प्रीलिम्स में कई बार पूछ ली जाती है। हम लोग इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं डीटीएच या ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट मॉडल ये क्या है, काफी आसान भाषा में इसको समझते हैं। देखिए गाइस, काफी सारे लोगों का सपना होता है कि उनको आर्मी ज्वाइन करनी है, बट काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि वो परमानेंटली आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो कुछ समय देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए योगदान अपना देना चाहते हैं और एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं कि किस प्रकार से आर्मी ऑपरेट करती है, काम करती है। उस माहौल में कुछ समय के लिए बस रहना चाहते हैं, बट वो परमानेंटली नहीं रहना चाहते। क्योंकि आर्मी जिसको ज्वाइन करनी होती है वो आर्मी को ज्वाइन करने के लिए हम लोग को दो ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो परमानेंटली आर्मी में ज्वाइन हो जाओ या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एसएससी हम लोग को देखने को मिलता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसके अंदर एक ऑफिसर 14 साल के पीरियड के लिए रिक्रूट किए जाते हैं और 14 साल के पीरियड के बाद हालांकि उनके पास ऑप्शन होता है कि वो परमानेंटली ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी को, बट वो उनकी एलिजिबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। वो समय समय पर एलिजिबिलिटी आती है तो उसके ऊपर अगर वो एलिजिबल है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई होती है उसके अकॉर्डिंग, तो फिर वो परमानेंट कमीशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बट शॉर्ट सर्विस कमीशन अभी तक सिर्फ 14 सालों के लिए हम लोग को देखने को मिलता है, उससे कम के पीरियड के लिए कोई ऐसा रिक्रूटमेंट मॉडल नहीं है, राइट। बट ये टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल जो है ना, टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट मॉडल, ये 3 सालों का मॉडल है कि एक व्यक्ति 3 सालों के लिए इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं या हमारी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और बताया गया था कि पहली बार इसका प्रपोजल रखा गया था आर्मी के अंदर, और अब बताया जा रहा है कि इसको एक्सपेंड किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स में भी और इंडियन नेवी में भी, यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल को। तो एक चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल का मतलब क्या है कि 3 सालों के पीरियड के लिए एक मतलब आर्मी के अंदर या हमारी आर्म फोर्सेस जो है उसके अंदर रिक्रूटमेंट कंडक्ट किया जाता है 3 सालों के पीरियड के लिए, कि एक व्यक्ति 3 सालों के लिए आर्मी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपने देश की सेवा जो में अपना योगदान दे सकते हैं या फिर
एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि 3 साल की इंटर्नशिप है जो कि आर्मी जो है वो रिलीज करेगी। तो इस प्रकार का मॉडल जो है वो उस पर विचार अभी एट प्रेजेंट चल रहा है और प्लान किया जा रहा है कि इस स्कीम को एक्सपेंड कर दिया जाए अगले कुछ सालों तक और इंश्योर किया जाए कि हमारी आर्मी के अंदर जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उसका 40% रिक्रूटमेंट इसी मॉडल के थ्रू आए, टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल के थ्रू, राइट। और इससे लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। आज की डेट में इवन एक रिपोर्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिली थी, उसके थ्रू ये चीज बताई गई थी। एक रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस की 2019 की, तो उसमें बताया गया था कि हमारी आर्मी के अंदर डेफिशिएंसी नजर आ रही है, यानी कि काफी कम, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 14% जो है वो कम हम लोग को ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो ये भी एक इशू है। दूसरा एक इशू अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिलता है। तो अगर 3 सालों के लिए किसी को आर्मी में सर्व करने का मौका मिलेगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, यानी कि उसकी इनकम भी जनरेट होगी और उसको सामने वाले व्यक्ति को एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि किस प्रकार से आर्मी ऑपरेट करती है। और इसका सबसे बड़ा लार्ज लेवल पर फायदा क्या होगा कि हमारे देश के अंदर डिसिप्लिन जो है वो काफी अच्छा रहेगा, यानी कि पूरे नेशन को बेनिफिट मिलेगा। काफी सारे लोग जो है, क्योंकि आर्मी में जाने के बाद एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन में रहना सीख जाता है, राइट। और ना ही सिर्फ आर्मी में जाने के बाद, जैसे कि अगर आप जब आईएएस की ट्रेनिंग भी लेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, या फिर जो ऑल इंडिया सर्विसेज की जब आप ट्रेनिंग लेंगे तब आप लोगों को भी जो है वो डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाएगा। ये बेसिकली आपकी ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। तो वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है। बट क्या होगा कि एक कॉमन मैन भी, यानी कि कॉमन सिटीजन भी, जिसको जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं करनी है, बट हाँ वो कुछ समय के लिए आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो और फिर बाद में आके वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं, तो इसमें फायदा क्या होने वाला पता है कि सामने वाला व्यक्ति जब आर्मी को ज्वाइन करेगा तो वो डिसिप्लिन में हो जाएगा, यानी कि उसको एक अच्छा डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग इतनी कड़क होगी और इस ट्रेनिंग का फायदा उसको प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में मिलेगा। क्योंकि यहां पर एक इनिशियल सर्वे के थ्रू यह भी पता लगा, बात सामने आई थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर उन लोगों को ज्यादा प्रेफर करती हैं जिन लोग के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, एज कंपेयर टू ऐसे लोग जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स। तो इससे क्या फायदा होगा, आर्मी में जाएंगे जो भी युवा वगैरह, फिर उसके बाद जब कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, जब फिर अपने रेज्यूमे में दिखाएंगे ये चीज कि उन्होंने आर्मी को सर्व किया था 3 सालों तक, तो क्या होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर उनको एक डिसिप्लिन पर्सन की तरह ट्रीट करने लगेगा। या फिर जो भी इंटरव्यू में जो बोर्ड की जो मेंटालिटी होती है वो ये बन जाएगी कि हाँ यार, ये सामने वाले व्यक्ति ने आर्मी में सर्व किया है तो इसका मतलब ये व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है, राइट। और डिसिप्लिन में रहेगा तो हमारी कंपनी के लिए भी काफी अच्छा फायदा करेगा ये। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी जगह पे आप जाओगे, देखो एथिक्स के साथ भी इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हो। तो आप किसी भी जगह पे जाओगे, एक व्यक्ति के अंदर अगर डिसिप्लिन है तो वो वहां पर बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट्स निकाल सकता है या निकाल सकती है, राइट। तो ये चीज है। तो इस तरीके से, यानी कि इस प्रकार का जो मॉडल है टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट मॉडल, उससे हमारी पूरी कंट्री को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। एक तो रिग्रेस मिलिट्री ट्रेनिंग होगी हमारी कंट्री के सिटीजन की, तो उससे हमारी कंट्री के सिटीजन हेल्दी भी रहेंगे। एक अच्छा डिसिप्लिन हम लोग को हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी सारे लोग जैसे कि अगर आर्मी से ट्रेन होके आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र में एक अच्छा माहौल, एक अच्छा डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारी पूरी नेशन को, पूरी कंट्री को इससे फायदा होने वाला है, इस टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट मॉडल से, राइट। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और मेंस में भी अगर आता है इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप जो मैंने भी आपको बताया ये पूरी चीजें आप मेंशन करेंगे, ठीक है। और आर्मी का प्रपोजल है कि टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल जो होगा, वो जो युवा है, यूथ जो है, वो वॉलंटरी, यानी कि खुद की इच्छा से वो 3 सालों के पीरियड के लिए आर्मी में शामिल हो सकते हैं। यानी कि जिस भी इंडिविजुअल को आर्मी में शामिल होना है वो अपनी खुद की इच्छा से शामिल हो सकते हैं। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। एंड जो भी पर्टिकुलर डिफेंस सर्विसेज में अपना करियर बनाना नहीं चाह रहे, परमानेंटली उसमें नहीं रहना चाह रहे, बट 3 सालों के पीरियड में अगर वो आर्मी के अंदर एंटर होते हैं, सर्व करते हैं हमारे देश को, तो उससे क्या फायदा होगा, उनकी भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, राइट। यानी कि उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उनके लिए इंटर्नशिप या टेम्पररी एक्सपीरियंस होगा 3 सालों का आर्मी में रिक्रूट होने पर, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक से रिलेटेड आपको होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस चीज से देखो, अपन ने 3-4 फैक्टर्स इसमें देख लिए। एक तो ये मॉडल के बारे में पता लगा लिया कि ये मॉडल किस टाइप का है। दूसरी चीज देखी हमारे देश को क्या फायदा होना है। तीसरी चीज देखी कि अपन ने स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखी कि इसमें हमारी ऑलरेडी स्ट्रेंथ जो है वो हमारे आर्म फोर्सेस की कम है, 14% गिरी है। तो इस मॉडल के थ्रू हमारी आर्म फोर्सेस की स्ट्रेंथ को जो है वो हम लोग बरकरार रख सकेंगे, राइट। तो इसके इस प्रकार के अपन ने बेनिफिट देखे। इसके अलावा सरकार का भी बेनिफिट होगा। सरकार का कैसे बेनिफिट होगा, तो देखो यहां पर सरकार का बेनिफिट फाइनेंशियली होगा। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि सरकार जो है, जिस भी, यानी कि जो भी ऑफिसर
जो परमानेंट कमीशन में होते हैं या फिर एसएससी में जो ऑफिसर होते हैं, उस पर सरकार को काफी ज्यादा पैसा लगाना होता है। उनकी ट्रेनिंग पे, उनकी सैलरी पे, फिर उनके पेंशन पे बहुत खर्चा होता है। बट टेम्पररी बेसिस पर 3 साल के पीरियड के लिए अगर कोई रिक्रूटमेंट आएगा, राइट, तो उस पर उतना ज्यादा पैसा नहीं खर्चा होगा कंपैरेटिवली जितना एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर के ऊपर खर्चा होता है। और कॉस्ट जो लगती है, जो लोग 10 से 14 साल के बाद जब जॉब को छोड़ते हैं, यानी कि जो एसएससी में होते हैं वो फिर जॉब को छोड़ते हैं, तो उस पर 5 करोड़ से लेकर 6.8 करोड़ रुपीस तक का खर्चा होता है उन ऑफिसर के ऊपर। तो ऐसा बताया गया है इसके, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें, उनकी ट्रेनिंग में खर्चा होता है, पे में, अलाउंसेस में, ग्रेचुटी में, लीव इनकैशमेंट और भी काफी सारी चीजें जो कि जिसमें खर्चा हम लोग को देखने को मिलता है। तो लगभग 5 करोड़ से लेकर 6.8 करोड़ रुपीस का खर्चा होता है 10 से 14 साल के पीरियड के लिए। और 3 सालों की सर्विस अगर कोई इंडिविजुअल देंगे तो उनकी ट्रेनिंग हो गई, उनका पे हो गया, जो भी पूरी चीजें इसमें होती है, जो भी कॉस्ट वगैरह होती है, उसमें मात्र 80 से 85 लाख ही खर्चा होगा। तो कंपैरेटिवली परमानेंट कमीशन से भी खर्चा जो है वो बचेगा, यानी कि परमानेंट कमीशन के जो ऑफिसर है उनकी जो सैलरी आती है, पेंशन जाता है, तो उसका भी फाइनेंशियल बर्डन सरकार के ऊपर होता है और एसएससी का भी बर्डन होता है। बट यहां पर 3 सालों की सर्विस के लिए उतना बर्डन नहीं होगा कंपैरेटिवली जितना एसएससी और फिर और भी ज्यादा जो पीसी में हम लोग को देखने को मिलता है परमानेंट कमीशन में, है ना। तो इससे सरकार का भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये चीज यहां पर बताई गई। हालांकि ये सब डेटा उतना आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इस टॉपिक में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो आप, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कि आप किसी टॉपिक को कितने अच्छे से समझ रहे हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, सिर्फ इतनी सी चीज। और जैसे ही आपके माइंड में पूरा टॉपिक फीड हो गया, ऑटोमेटिकली आपको पूरी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी और आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपको रात में सोने से पहले जो ये आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसके बस एक बार रीड कर लो, पढ़ लो। तो जो मैं पढ़ाता हूं आप लोग को, वो रात में वो पूरी स्टोरी जो है वो आप रीड करोगे तो आपके माइंड में चलेगी और उससे आपकी तैयारी काफी अच्छी होगी। और वैसे ही फिर आपको करना है वीकेंड पे, यानी कि जब मैं आपको संडे वाले दिन आपको देता हूं पीडीएफ का कंपाइलेशन, तो आपको रिवीजन करना है। दूसरा रिवीजन होता है आपका, फिर जब आप मैगजीन लेते हो तो आपका तीसरा रिवीजन होता है। कल क्या एक्चुअली मेरी एक स्टूडेंट है, वो पूछ रही थी मुझसे कि सर किस प्रकार से हम लोग तैयारी करें जिससे कि हम लोग को फायदा मिले। तो ये इस मॉडल के थ्रू आप तैयारी करो, राइट। आपको डेली जो पीडीएफ मिलती है उसको आपको उसी दिन रिवाइज करना है, फिर आपको संडे वाले दिन रिवाइज करना है, फिर आपको जब मैगजीन मिलती है मंथ के एंड में, फिर आपको मैगजीन पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, एक टॉपिक आप 3 बार पढ़ लोगे और एक टॉपिक अगर आपने 3 बार पढ़ लिया तो कोई भी नहीं रोकेगा आपको मेंस में बैठने से। पूरी तैयारी आपकी क्रिस्टल क्लियर होगी। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है, राइट। तब कोई तकलीफ नहीं होगी। और एग्जाम इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। उस चीज को पकड़ो आप, रटने की जरूरत नहीं है। फिगर 5 करोड़ लिखा या 6.8 करोड़, रटने की जरूरत नहीं है। टॉपिक को सिर्फ समझना है सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, रटना नहीं है। ये रटने वाला एग्जाम नहीं है, वनडे एग्जाम नहीं है कि रटो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये एग्जाम आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने वाला है। आप कल को ऑफिसर बनोगे, आप रियलिटी में जो है वो जब जॉब करोगे तब उस समय जो है वहां पे रटी रटाई चीजें नहीं चलती हैं। उस समय ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग मतलब चीजों को लेकर किस प्रकार की, आपका नजरिया चीजों को लेकर किस प्रकार का, आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी अच्छी है। तो ये सब चीजें देखी जाती है। और अपन अभी ये करंट अफेयर्स का लेक्चर देख रहे हैं, इसमें अवेयरनेस इज ऑल अबाउट जो चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखो पिछले साल के 2-3 साल के पेपर्स उठा के 2019, 2018, 2020 पेपर देखो आप उठा के, आपको खुद समझ में आ जाएगा। लिखी हुई चीजें वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन कुछ नहीं पूछी जा रही है। अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो आप रिजल्ट निकाल लोगे। और यहां पर मेरा रोल यही, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना, ठीक है। इसलिए मैं यहां पर लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाता हूं। जब जरूरत पड़ती है तब वैसा आपको समझाता हूं, पढ़ाता हूं, राइट। बट जहां पर अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है वहां पर मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता हूं। तो इस अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्योंकि कई बार होता है ना कि स्टूडेंट मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर किस तरीके से तैयारी करें। सिर्फ एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। फिर कोशिश करो कि उसको अपने आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट करने की, जो आपकी समझ है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो आंसर्स लिखने हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस प्रकार से लिखने की काफी, कोई भी इंडिविजुअल, यानी कि अगर आप किसी बच्चे को भी वो आंसर पढ़ाओ तो उसको भी समझ में आ जाए कि हाँ यार आपने ये चीजें लिखी हुई है। क्योंकि इस एग्जाम के अंदर मेन चीज यही है कि आप किस तरीके से जो है वो समझने के बाद उसको लिख पा रहे हो और कितना लंबे समय तक अपनी मेमोरी में रख पा रहे हो। लंबे समय तक मेमोरी में रखने का सिर्फ एक ही लौती ट्रिक है जो मैंने आपको बताई, वो आपके पूरे 1 महीने में कंप्लीट हो जाती है। 3 बार रिवीजन, दैट्स इट। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, हमेशा सभी लोग ये बोलेंगे कि भाई हमने एटलीस्ट 3 बार रिवीजन किया है। क्योंकि 3 बार रिवीजन करोगे तो आपकी टेम्पररी मेमोरी से पूरा टॉपिक परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो सॉरी थोड़ा आपका इसमें समय लिया बताने में, क्योंकि मेरे पास एक ही मीडियम होता है आप सभी लोगों से बात करने का। और ये कभी कभी मौका मिलता है इस प्रकार के जब टॉपिक आते हैं और बीच में मुझे याद भी आ जाता है
और कभी स्टूडेंट पूछ लेते हैं तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो फिर भी सॉरी, थोड़ा टाइम आपका वेस्ट हुआ यहाँ पे, बट काम की चीज थी ये। गाइज आजकल लोन देने वाली कंपनीज काफी सारी बढ़ गई हैं। शायद आपके पास भी ईमेल आते होंगे, मैसेजेस वगैरह आते होंगे, कॉल्स आते होंगे कि सर आपको लोन चाहिए क्या, 24 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख का लोन आ जाएगा, 15 लाख का लोन आ जाएगा। तो ऐसे कॉल्स आते रहते हैं, बट पूछना उनसे कि लोन का इंटरेस्ट कितना होगा। गाइज वो इंटरेस्ट एग्जैक्टली रेट बताते नहीं है, वो ईएमआई बताते हैं कि सर आपको तो सिर्फ इतनी ईएमआई पे करनी है। बट आप उसकी ईएमआई को उनके टेन्योर के साथ कैलकुलेट करेंगे तब आपको पता लगेगा कि 40 से 50% इंटरेस्ट पे करना होता है ऐसी कंपनीज को। तो बहुत जो है वो इस प्रकार की हरकतें चल रही है आजकल, क्योंकि लोग बाग जो है वो फाइनेंशियल, लोगों में लिटरेसी कम है काफी ज्यादा, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है हमारी कंट्री में लोग, उतना पता नहीं है उनको फाइनेंशियल चीजों के बारे में, और कैलकुलेशन करते नहीं है, फिर इस प्रकार के जाल में वो फंस जाते हैं, ऐसी कंपनीज के जाल में। ऐसे ही कुछ हुआ तेलंगाना के अंदर, जब 3 लोगों की मौत हुई, यानी कि सुसाइड कर लिया 3 लोगों ने, इसको मौत ही कहेंगे, मारा गया है लोगों को कंपनीज के द्वारा। कंपनी ने लोगों को हरास किया था, वो अपनी ईएमआई वगैरह चुका नहीं पाए, रीपेमेंट वगैरह नहीं कर पाए, डिफॉल्टर बन गए थे, तो उनको हरास किया जा रहा था। इलीगल मीन्स के थ्रू जो है वो पैसे एटने, यानी कि पैसे रिकवर करने की कोशिश की जा रही थी कंपनीज वगैरह के थ्रू। तो इस प्रकार की हरकतें हो रही थी, तो उसके कारण 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो इसी चीज को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी करी है कि डिजिटल लैंडिंग ऐप से सतर्क रहना है, राइट। क्योंकि ऐसी एप्स के अंदर लोग बाग जो है वो फटाफट हड़बड़ी में ये सोच के कि उनको जो है वो लोन मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी मिल तो जाएगा, नो डाउट पैसा अकाउंट में आ जाएगा, बट उसको चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे तो गाइस लोन्स, हर प्रकार के लोन जो होते हैं वो काफी बेकार ही होते हैं। कभी भी लाइफ में ऐसा मौका नहीं होना चाहिए कि लोन लेने की आवश्यकता पड़े किसी को। आजकल मैं देखता हूं कि लोग बाग जो है वो काफी सारी चीजों के लिए लोन ले लेते हैं यार, मतलब उनको अपने लग्जरी के लिए लोन ले लेते हैं। आईफोन खरीदना है, लोन ले लिया। नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोन लिया जाएगा तभी जब उसकी जरूरत हो लोन की, वरना लोन लेना तो नुकसानदायक किसी भी प्रकार, चाहे वो लीगल लोन हो या कैसा भी, लोन लेना बेकार होता है। लोन लेना ही नहीं चाहिए। अगर लोन लेना है तो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए लोन लो, या फिर जैसे घर वगैरह किसी को खरीदना होता है। बट एक्चुअली में घर खरीदने के लिए भी लोन लेना जो है वो उतना सही डिसीजन होता नहीं है, क्योंकि जब आप कैलकुलेट करेंगे उसकी ईएमआई वगैरह जो बैठती है, इंटरेस्ट रेट जब बैठता है, तब आपको समझ में आएगा कि 20 सालों के पीरियड में आपने जितने लाख रुपए का लोन लिया होगा उतना ही, यानी कि जस्ट डबल आपको पे करना होता है। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट वही का वही रहता है और आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो 10 सालों तक। तो ये बड़ी बुरी स्थिति होती है। बट फिर भी हमारी कंट्री के अंदर जैसे होता है ना, सभी लोगों को चाहिए होता है कि उनका खुद का घर होना चाहिए, तो इसलिए वो फिर लोन वगैरह ले लेते हैं। लोन ले लिया जाए बट कोई दिक्कत नहीं, बट कम अगर लोन लिया जाए तो ठीक रहता है। और वैसे अगर लोन लेना है तो बिजनेस पर्पज के लिए लोन लो तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो अपन बात कर रहे थे कि इस एडवाइजरी के बारे में जो आरबीआई के द्वारा भी पेश की गई है, लोगों को सतर्क किया गया है कि इलीगल डिजिटल लैंडिंग ऐप से सावधान रहें, राइट। क्योंकि इलीगल जो ये ऐप्स वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, वो लोगों के डेटा वगैरह ले लेती हैं। केवाईसी वगैरह, नो योर कस्टमर फॉर्म वगैरह जो है वो फिलअप करवा लिया जाता है, केवाईसी फिलअप करवा ली जाती है, डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं। अब ये जो डेटा होता है इसका भी मिसयूज किया जाता है। कई बार तो सिर्फ बोला जाता है कि आपको लोन मिल रहा है और लोन मिलने की प्रोसेस में आपसे डेटा मांग लिया जाता है, फिर वो आप फोन लगाते रहो, फोन नहीं उठाया जाएगा या बंद हो जाएगा फोन। क्योंकि एक बार उनके पास आपका डेटा गया, उस डेटा से सामने वाले लोग आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और आने वाले समय में फ्रॉड कर सकते हैं। उस समय एग्जैक्ट उस टाइम पे नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी जो है वो सामने वाले व्यक्ति को रिलैक्स होने दो। फिर महीने 1.5 महीने के बाद एक फोन आएगा, फोन पर पूरी डिटेल सामने वाला बताएगा कि ये फलाना फलाना आप व्यक्ति बोल रहे हो, आपके फादर का नाम ये है, आपका पता ये है, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट में कुछ फ्रॉड एक्टिविटी हो रही है, आपके पास क्या 1.5-2 महीने पहले किसी को आपने डेटा दिया था क्या? बोल के हाँ यार मैंने दिया तो था। नहीं नहीं, आपने गलत कर दिया, उन्होंने आपके अकाउंट को हैक कर दिया, जल्दी से आपके पास एक ओटीपी आ रहा है, वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी दीजिए। सामने वाला ओटीपी देता है, बेचारा फंस जाता है। तो ये इशू जो है वो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तो डेटा थेफ्ट का भी इशू यहाँ पर इसी में शामिल है, जिसको आप लोग को पकड़ना है, क्योंकि ये आर्टिकल में डेटा थेफ्ट के बारे में कुछ चीज इतनी बात बताई नहीं गई है, बट आप कहीं पे लिख लो, क्योंकि ऐसी जो एक्टिविटीज होती है उसमें डेटा थेफ्ट भी हम लोग को चीजें देखने को मिलती है। लोग बाग जो है प्रलोभन देते हैं कस्टमर को कि आपको लोन मिल जाएगा, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, कोई भी रेट नहीं लग रहा, इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा। तो ऐसी चीज बोली जाती है, डेटा ले लिया जाता है, डेटा लेने के बाद फिर क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है कुछ महीनों के बाद, राइट। तो ये होता इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री में लोग बाग फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों में काफी कम है, राइट। लोगों को पता नहीं होता, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग यार, पढ़े लिखे लोग इस सब चीजों में जो है फंस जाते हैं, राइट। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, सिटीजन्स के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है। और वही चीज आरबीआई ने करी कि कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन में जब आप डेटा डाल रहे हो
अपना डेटा प्रोवाइड करा रहे हो तो पहले ये चीज सुनिश्चित कर लो कि सामने वाला इंडिविजुअल यानी कि कोई भी आपसे डेटा मांग रहा है वो लीगल है कि नहीं है, वो लीगल कंपनी से बिलोंग करता है कि नहीं करता। अगर कोई कॉल आ रहा है, किसी कंपनी का कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं उस फलाना कंपनी से बात कर रहा हूं, तो आप उसको ऑनलाइन डेटा मत दो, कोई भी डेटा वगैरह मत दो। अगर डेटा देना है तो आप खुद चले आओ, पूछो उनसे कि भाई आपका स्टोर कहाँ पे आपकी कंपनी बताइए, हम वहां पे जाएंगे, तो वहां पे चले आओ। या फिर उस कंपनी के कॉल सेंटर पे कॉल करो जो ऑनलाइन उस कंपनी की वेबसाइट वगैरह पे अवेलेबल हो, फिर अपना डेटा वेरीफाई करवाओ या दो, तो वो ठीक रहता है। यानी कि आप अपनी तरफ से प्रोसेसिंग करो, उनकी तरफ से मत होने दो। उनकी तरफ से होने दोगे तो पॉसिबिलिटी यही है कि इतना ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है कि दिक्कत हो जाती है। मेरे साथ आए दिन होता रहता है, इतने सारे कॉल्स आते रहते हैं, क्योंकि अब तो ये अपना मतलब ऑनलाइन जो है वो मैं एक्टिव हूँ, मतलब काफी सारी जगह पर मेरे नंबर्स हैं और काफी सारी चीजें, जैसे ये यूट्यूब चैनल के थ्रू ही काफी सारे लोग जानते हैं। तो उससे क्या होता है कि कई बार मेरे पास कॉल्स आते रहते हैं, तो उनसे अपन को बचना है, ठीक है। तो ये वाली चीज ही आरबीआई ने बताई हुई है। और इस कहा गया है कि ऐसी एप्लीकेशन को जो है वो रिपोर्ट किया जाए, या फिर सचेत सचेत एक पोर्टल है, ठीक है, सचेत पोर्टल है, sachet.rbi.org.in। तो ये वेबसाइट है, पोर्टल है। इस वेबसाइट पर कंप्लेन फाइल की जाए अगर लगता है किसी व्यक्ति को कि सामने वाली जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट वगैरह है या किसी ने कांटेक्ट किया है तो वो जो है वो मतलब इलीगल मीन के थ्रू ये कांटेक्ट कर रहा है, तो या फिर एप्लीकेशन जो है वो इलीगल है, तो ऐसी चीज को देखते हुए रिपोर्ट कर देना चाहिए। तो रिपोर्ट कर दिया जाएगा तो अथॉरिटीज फिर उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगी, एक्शन लेंगी, राइट। और इश्यूज क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है डिजिटल लैंडिंग एप्स के, तो वो पूरी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ये बोरोवर्स को अट्रैक्ट करते हैं, बोलते हैं कि आपको लोन मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी लोन मिल जाएगा, आपको इंटरेस्ट रेट जो होंगे वो काफी कम मिलेंगे, कम में मिलेगा, बट एक्चुअली उनके काफी सारे हिडन चार्जेस होते हैं। जो आपको लोन प्रोवाइड कराती है कंपनी, काफी सारे हिडन चार्जेस होते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है वो काफी ह्यूज होता है। बट अगर आपको लोन नहीं दे रहे हैं वो, तो फिर आपसे क्या करेंगे, डेटा लेकर जो है वो रख लेंगे अपने पास, और उस डेटा का फिर बाद में वो इस्तेमाल करेंगे। और डेटा तो बिकते भी हैं, डार्क नेट पे डेटा बेचे जाते हैं, कई बार ऐसा होता है लोगों के पासवर्ड्स वगैरह बेचे जाते हैं। अभी कुछ समय पहले मेरे पास ईमेल आया था एक, मेरा लिटरली पासवर्ड सामने वाले व्यक्ति ने लिख दिया ईमेल पे कि आई नो योर पासवर्ड, ये मेरा पासवर्ड है। फिर मैं समझ गया कि मैंने कहा वो 2-3 वेबसाइट पे वो पासवर्ड रखा था मैंने, क्योंकि मैं भी पासवर्ड जो है वो अलग अलग रखता हूँ वेबसाइट के। काफी सारे लोग होते हैं वो सिमिलर ही पासवर्ड रखते हैं। मेरे पास ईमेल आ गया, मैं डर गया, मैंने कहा यार ये तो मेरा पासवर्ड बता रहा है सामने, और लिटरली गाइस पता है पासवर्ड लिखा हुआ था मेरा वहां पे। मेरी हालत खराब हो गई 2 मिनट के लिए कि यार मेरा पासवर्ड ये इसके पास कहां से आ गया। तुरंत मैंने वो पासवर्ड वगैरह चेंज किए पहले तो, और उस पासवर्ड से रिलेटेड मैंने जितने भी पासवर्ड अपने बनाए थे तो उसको भी चेंज करवाना, जिससे कि यार कहीं कोई हैकिंग वगैरह ना कर ले। फिर थोड़ी सी रिसर्च करी, तब पता लगा कि ये डार्क नेट पे इस प्रकार की पूरे डेटा जो है वो बेचे जाते हैं। कई बार हैकर्स क्या करते हैं, ये किसी वेबसाइट के पासवर्ड आईडी पासवर्ड वगैरह जो है वो निकाल लेते हैं, हैक कर लेते हैं और फिर उसको बेचते हैं दूसरे लोगों को। और फिर दूसरे लोग जो है वो बिटकॉइंस मांगते हैं, तो मुझसे कहा गया था बिटकॉइन जो है वो आप दो। तो ऐसी चीज पर समझ गया था मैं कि सामने वाला व्यक्ति अगर हैकर होता तो पहले ही मेरे जो है वो मैकबुक को हैक कर देता, और या फिर मेरी पूरी आईडी वगैरह को हैक कर देता, और फिर मुझसे फिर डिमांड करता बिटकॉइंस वगैरह की। तो समझ में आता कि हैकर है। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं यार हैकर नहीं है, ये हिट एंड ट्राई खेल रहा है कि मैं उसको बिटकॉइन दे दूं, और काफी सारे लोग दे भी देते हैं, फंस जाते हैं इस जाल में। तो कौन व्यक्ति नहीं फंसेगा, जो कि अवेयर है। तो ये चीज जो है वो आरबीआई ने समझाने की कोशिश करी है, और यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और आरबीआई ने यही कहा है कि लोग बाग इस प्रकार के जाल में ना फंसे, और ऐसी एक्टिविटीज अगर दिखाई देती है लोगों को तो तुरंत रिपोर्ट की जाए। और अगर लोगों को लोन्स वगैरह चाहिए तो जो भी पर्टिकुलर बैंक या फिर एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई से रजिस्टर्ड है, उसी से आप कांटेक्ट करो, उसी से आप लोन ले रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि आरबीआई उसको रेगुलेट करेगी, मॉनिटर करेगी। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप जो है वो अपनी शिकायत लेकर आरबीआई के पास पहुंच सकते हैं। तो आरबीआई जो है वो आपकी शिकायत को देखेगी, और अगर जो भी घोटाला हुआ होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो ये चीज है। बाकी दूसरी पर्टिकुलर उसमें नहीं आना है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट की, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कंपनी है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की गई, या और उसके कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन के तहत है वो, यानी कि कानून के तहत वो आती है कंपनी, जैसे कि मनी लैंडिंग एक्ट हो गया, तो फिर जो है वो आप उससे ले सकते हैं लोन। बट हाँ, लोन लेते समय बहुत सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है कि जो ईएमआई सामने वाले व्यक्ति होता है ना, कि आजकल बहुत स्मार्ट नहीं है फाइनेंशियल कंपनीज वाले भी, ईएमआई बताते सीधे सर आपको तो सिर्फ इतना पे करना है हर महीने बस, और इतने सालों तक पे करना है। सामने वाला व्यक्ति बिना कैलकुलेट किया अरे हाँ हाँ दे दो दे दो दे दो, फिर जब वो सामने वाला व्यक्ति पेमेंट करने लगता है एक टाइम का त्रस्त हो जाता है, फिर जब वो कैलकुलेट करता है तो बोलता है क्या पाप कर दिया मैंने, राइट। तो इन सब चीजों से बचना बहुत जरूरी है। तो ये था पूरा टॉपिक गाइस, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई। गाइस आईआईटी दिल्ली ने वेजिटेरियन अंडा बना दिया है, यानी कि ऐसा अंडा जो कि वेजिटेरियन लोग खा सकते हैं, वीगन्स लोग खा सकते हैं। यानी कि ये जो अंडा है ये मुर्गी से नहीं आया है, प्लांट के मटेरियल से बना है, यानी कि प्लांट के सोर्सेज से इस अंडे को तैयार किया गया है।
ये अंडा जो है वो बिल्कुल जैसे नॉर्मल जो एग दिखाई देता है ना वैसे ही दिखता है, इसका ऑमलेट भी वैसे ही बनेगा, राइट, जैसे नॉर्मल ऑमलेट बनता है, राइट, और टेस्ट में भी बिल्कुल वैसे ही सेम होगा जैसे एग का टेस्ट होता है, राइट, और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी इसकी बिल्कुल वैसी होगी जैसी एग की होती है, क्योंकि काफी सारे वीगन्स होते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं जो कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनको प्रॉपर प्रोटीन चाहिए होता है, डाइट वगैरह उनको मेंटेन करनी होती है, राइट, और ये सब चीजें जो होती हैं कहा जाता है कि मतलब एग्स वगैरह के थ्रू मिल पाती है लोगों को, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता जैसे कि सोयाबीन वगैरह लोग खाएंगे, क्योंकि नॉर्मली भी अगर अपन बात करें वेजिटेरियन की तो काफी सारे ऐसे मतलब वेजिटेरियन मटेरियल हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसमें काफी अच्छी वो होती है, प्रोटीन वगैरह होता है, यानी कि लोग बाग जो है, क्योंकि काफी सारे ऐसे आप बॉडी बिल्डर्स भी देखिएगा जो कि जो है वो एग्स नहीं खाते, मीट वगैरह नहीं खाते, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं प्योर वेजिटेरियन होते हैं, बट फिर भी उनकी बॉडी वगैरह अच्छी होती है, राइट, हेल्थ वगैरह उनकी काफी अच्छी होती है, क्योंकि वो जो है जो फूड है यानी कि वेजिटेरियन फूड है उसी से अपनी पूरी डाइट मेंटेन कर लेते हैं। बट फिर भी कुछ चीज ऐसी होती है जैसे लोग बोलते हैं ना कि अगर अंडा नहीं खाएंगे तो हेल्थ नहीं बनेगी, मीट नहीं खाएंगे तो बॉडी नहीं बनेगी, राइट, क्योंकि प्रोटीन चाहिए वगैरह होता है, तो उसके लिए ये मॉक एग जो है वो तैयार कर दिया है। आईआईटी दिल्ली के अंदर एक प्रोफेसर है काव्या दशोरा जी, आईआईटी दिल्ली के अंदर इन्होंने ये चीज बनाई है और इसी चीज के लिए इनको पहला प्राइज भी मिला है, इनोवेट फॉर एसडीजी कॉन्टेस्ट, एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्टेस्ट, और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक्सेलरेटर लैब इंडिया का ये कॉन्टेस्ट हम लोग को देखने को मिला है और उसी के तहत पहला प्राइज इनको मिला है इस प्रकार के अंडा बनाने के लिए, एग बनाने के लिए, मॉक एग बनाने के, और ना ही सिर्फ इन्होंने एग बनाया बल्कि यहां पर यह भी बताया गया है कि इन्होंने ऑमलेट वगैरह बनाए हैं और साथ ही साथ कुछ फिश वगैरह भी बनाई है, फिश हो गया, चिकन पेटी हो गई, तो ये चीज भी उन्होंने तैयार करी और कहा गया कि बिल्कुल एग्जैक्ट टेस्ट वगैरह जो था बिल्कुल सेम वैसा ही था जैसा कि नॉर्मल हम लोग को देखने को मिलता है चिकन का या फिश का या ऑमलेट का होता है, और बट जो है ये प्लांट सोर्स के थ्रू बनाया गया, ये बेसिकली नॉन वेजिटेरियन नहीं, कंप्लीट वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन है, तो ऐसी चीज यहां पर बताई गई है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट डाउन कर लेना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 और 3 के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि जीरो हंगर और गुड हेल्थ एंड वेलबींग ये होता है। देखिए टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिनको 2030 तक अचीव करना है, उसके गोल 2 और 3 में ये चीज मेंशन है कि जीरो हंगर, कि पूरे दुनिया भर में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हम लोग को देखने को मिले 2030 तक जो कि भूख के मारे उसकी मौत हो जाए, हंगर के कारण उसकी मौत हो जाए, वो रात में बिना खाए पिए सोए, राइट, तो इस पर ये गोल जो है वो काम करता है। और गुड हेल्थ और वेलबींग हम लोग को देखने को मिलती है कि सभी की हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, राइट, स्वस्थ रहे, सभी लोग हेल्दी रहे, तो इसी गोल पर जो है वो काम किया इन्होंने प्रोफेसर काव्या दशोरा जी ने, और इनको फिर ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड में इनको $5000 भी दिए गए हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक से फैक्ट हैं जिनके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। आईआईटी दिल्ली याद रखना कि इसके द्वारा इस प्रकार का मॉक एग जो है वो तैयार किया गया है। अब गाइस यहां पर एक केस को अपन डिस्कस करेंगे, एक केस हुआ है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट केस हार गई है, इस पर अपन बात करने वाले हैं। कैरन एनर्जी और इंडिया के बीच में ये केस था, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि कैरन एनर्जी जो है ये कंपनी किस चीज की है। तो यूरोप की लीडिंग इंडिपेंडेंट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है, यानी कि तेल और क्रूड ऑयल और गैस निकालने का काम करती है कंपनी कैरन एनर्जी। इस कंपनी की एक ब्रांच इंडिया में भी है, कैरन इंडिया के नाम से ये जानी जाती है। मामला शुरू हुआ 2011 में। कैरन एनर्जी ने अपने शेयर्स कैरन इंडिया के वेदांता ग्रुप को बेच दिए, वेदांता लिमिटेड को बेच दिए। ये जो डील हुई थी 2011 की डील थी, इस डील में कोई भी टैक्सेस वगैरह को लोचा नहीं था कि टैक्सेस वगैरह इस डील के तहत सरकार को देने हैं, राइट, जितने नॉमिनल टैक्सेस थे वो इन्होंने भर दिए थे, पे कर दिए थे, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ 2012 में सरकार लेकर आई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ, एक कानून लेकर आई सरकार यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के तहत, राइट। ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ क्या होता है, आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं कि जैसे कि 2012, ये 2012 का पीरियड है, इस समय पर अगर सरकार एक कानून लेकर आ रही है, जो जनरली हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी कानून है वो कब से लागू होता है, जैसे अभी दिसंबर 2020 चल रहा है, अगर सरकार कोई कानून लेकर आएगी तो वो क्या बोलेगी 1 अप्रैल 2021 से ये कानून लागू होगा, या फिर फ्यूचर डेट देती है कि इस डेट से ये कानून लागू होगा, राइट। जैसे कि सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है ये आने वाली डेट से, राइट, ऐसे ही कानून बनते हैं। बट कई बार कानून बनते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव कानून कैसे होते हैं कि आज की डेट से नहीं वो कानून लागू होगा, पास्ट डेट से लागू होगा। जैसे कि अभी दिसंबर में ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सरकार ने विचार किया कि सरकार को एक कानून बनाना है, तो नॉर्मल तौर पे तो हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर डेट पर वो कानून लागू होते हैं,
बट सरकार के पास ये भी हम लोग को देखने को मिलता है कि पावर्स होती हैं कि प्रीवियस डेट से कानून को लागू करवा सकती है सरकार। तो इन्होंने क्या कर दिया था, 2012 के अंदर ये जो कानून लेकर आ गई थी, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लेकर आई थी, उसने प्रीवियस डेट से जो है वो शुरू कर दिया था कि प्रीवियस डेट में जिसकी भी कोई डील हुई होगी तो उसको ये फलाना इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा टैक्सेस के तौर पर। तो वही हुआ कि फिर बाद में जाकर 2014 में इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट ने कैरन एनर्जी को बोला कि आपको 10,247 करोड़ रुपए चुकाने, यानी कि 1.4 बिलियन यूएस डॉलर आपको चुकाने हैं टैक्सेस के तौर पर। फिर कैरन एनर्जी ने चैलेंज कर दिया इंडियन गवर्नमेंट को इस टैक्सेस को लेकर कि क्यों चुकाए हम लोग टैक्स, हम उस समय तो ये कोई बात हुई नहीं थी, ये तो बाद में जो है वो आपने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वगैरह लेकर आ गए। तो इस चीज को इन्होंने चैलेंज कर दिया। तो ये पूरा ओवरऑल मुद्दा था और 3 अभी मेंबर का ट्राइब्यूनल हम लोग को देखने को मिला है। ये ट्राइब्यूनल जो था वो नीदरलैंड्स परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का हम लोग को देखने को मिला था, क्योंकि यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के टर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी इश्यू होगा, जो भी डिस्प्यूट होगा वो पीसीए में सेटल किया जाएगा। नीदरलैंड्स के अंदर ये पीसीए हम लोग को देखने को मिलती है, यहां पर सेटल किया जाएगा, ये चीज यहां पर बात कही गई थी, राइट। तो इसीलिए अभी बताया गया कि 3 मेंबर का ट्राइब्यूनल था, जिसमें से एक जज जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया था, उन्होंने ये फैसले पर आ गए हैं कि इंडिया का जो क्लेम है 10,247 करोड़ रुपए का, उनके पास्ट टैक्सेस के अकॉर्डिंग 2006 और 7 के इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैरन इंडिया बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो वो वैलिड डिमांड नहीं है, यानी कि इंडिया ने जो डिमांड करी वो वैलिड नहीं है, क्योंकि उन्होंने पास्ट टैक्सेस के अकॉर्डिंग ये डिमांड करी थी, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ जो है वो बना दिया था। और इंडिया को कहा गया कि इंडिया को इस कंपनी को, यानी कि स्कॉटिश की कंपनी है कैरन इंडिया, इसको पे करना होगा इंटरेस्ट वगैरह, कंपनसेशन वगैरह, यानी कि मुआवजा वगैरह देना होगा, ये चीज इन्होंने अभी कही है, राइट। तो ये पूरा ओवरऑल केस था जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। बट एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, कुछ समय पहले ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ से रिलेटेड एक और हम लोग को केस देखने को मिला था जो वोडाफोन के साथ था। आपको शायद याद आ रहा होगा कि मैंने आप लोग को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में भी पढ़ाया है और वोडाफोन का एक मामला जो हम लोग को देखने को मिला था उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करवाया है। और ये मैंने आपको 4 अक्टूबर 2020 के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को ये वाला टॉपिक देखना है, वोडाफोन का केस को देखना है, एक बार देख लेना। और वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर जाकर देख लो, जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया है वो एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपको एग्जैक्टली रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन किस प्रकार से काम करते हैं उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपके पास जो पीडीएफ आती है इस लेक्चर की, आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है। और जिन स्टूडेंट के पास पीडीएफ नहीं आती, आप सभी को पता है आपको कैसे करना है। 4 अक्टूबर 2020 आप लिखेंगे ऊपर सर्च कॉलम पे, उसके आगे मेरा नाम लिख देना। याद रहे कि जो भी वीडियो आएगा उसके पार्ट 1 में आपको देखना है। 2 पार्ट्स बनाए गए थे इस लेक्चर के। पार्ट 1 के वीडियो में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा 8 मिनट 19 सेकंड पे, तो इसको जरूर जाकर देख लेना। और इस टॉपिक को आप देखोगे तो वोडाफोन का पूरा जो मामला था वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया इस वोडाफोन के मामले में भी हार गई थी, राइट। ये दूसरी हार इंडिया की देखने को मिली है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में। अच्छा, और इसके अलावा अब आगे चल के क्या होना चाहिए इस मुद्दे में, इस मामले में, ये कैरन एनर्जी का जो मामला हम लोग को देखने को मिला है, जिसमें हमने देखा कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना फाइनल जजमेंट दे दिया है। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, कोई भी इंटरनेशनल ये जो हम लोग को देखने को मिलता है कोर्ट वगैरह जो होती है, तो उसके जो फैसले होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते अनटिल एंड अनलेस उसके पीछे कोई ट्रीटी या फिर कोई एग्रीमेंट ना हो, राइट। तो अभी क्या है कि इसका फैसला जो है वो बाइंडिंग नेचर का नहीं है। इंडिया देना चाहे तो दे सकती है, नहीं देना चाहे तो कोई बात नहीं, मना भी कर सकती है। तो इसका जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा अब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिया जाएगा, पीएमओ ऑफिस के द्वारा लिया जाएगा, राइट। बट इसके यानी कि ये जो पीसीए का जो डिसीजन है, जो ऑर्डर है, फाइनल वर्डिक्ट जो है, इसको चैलेंज करने की अथॉरिटी और कोई नहीं है, यानी कि कोई एपेलेट ट्राइब्यूनल हम लोग को नहीं देखने को मिलता है, राइट। अब फाइनल कॉल जो होगा वो पीएमओ के ऑफिस का हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है इस केस में। बाकी ये वाला टॉपिक जरूर जाकर आप देख लेना एक बार। और यही था पूरा ओवरऑल मुद्दा जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एंड गाइस, ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा एंड सपोर्ट करिए, शेयर करिए जहां पर भी आप कर सको। आपके एटलीस्ट सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कर दीजिएगा लेक्चर को, राइट। और पीडीएफ पेड पैकेज अगर आपको चाहिए तो इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है, जिसमें आपको ये पूरी चीज जो लिखी हुई है ये पूरी आपको मिलती है, पीडीएफ वगैरह। एक ऑफर भी चल रहा है, ये ऑफर भी आप ले सकते हैं, पढ़ लीजिए ये ऑफर के बारे में। और अगर आपको मंथली एमसीक्यू चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो 50 रुपीज उसकी फीस है, राइट। और बाकी ऑफर में ये फ्री हो जाता है आप लोगों के लिए, अगर आप एक साथ जो है वो 12 महीने की एडवांस फीस पे करते हैं या 12 महीने का प्लान एक साथ ले लेते हैं तो। और आपको मंथली पीडीएफ पैकेज को कैसे ज्वाइन करना है तो इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है।
और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको उसका सैंपल देखना है कि पीडीएफ पैकेज कैसा होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल का वीडियो भी है, और किस प्रकार से आपको ज्वाइन करना है या फिर थोड़ी और आपको डिटेल चाहिए इस पैकेज के बारे में, तो आप एक वीडियो भी बना के रखा हुआ है अलग से, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, राइट। उसमें आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। और बाकी लाइव क्यूज भी चलेगा, जनवरी 2021 से लाइव क्यूज आपको दिखाई देगा, और इसके लिए आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा, चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप लेनी होगी। प्रीमियम मेंबरशिप के लिए आप सिंपली यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक कीजिएगा, नीचे आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, आप डिस्क्रिप्शन नहीं है यानी कि करंट अफेयर्स में कमलाक्ष झा यहाँ पर अपना ये दिखाई देता है, पूरा सब्सक्राइबर के नंबर वगैरह दिखाई देते हैं, उसी के सामने आप देखोगे ज्वाइन का बटन आपको दिखाई देगा, उसको आप क्लिक कर लोगे, और इसकी फीस है पूरे महीने की 59 रुपीज मात्र। तो फिर आपको ट्यूसडे, थर्सडे और संडे 3 दिन जो है वो आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी करंट अफेयर्स की, और यानी कि क्विज होगा, प्रैक्टिस होगी इसकी, और इसका अगर आपको सैंपल भी देखना है तो प्लेलिस्ट में आपको सैंपल मिल जाएगा चैनल की। और अगर आपको और कुछ पूछना है मुझसे पेड कोर्स के बारे में या पेड पैकेज के बारे में या किसी भी चीज के बारे में करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप मुझे फेसबुक पर सर्च करके मुझे ऐड कर लीजिएगा, कमलाक्ष झा मेरा नाम है, और वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेरा नंबर है 9713282838। याद रहे इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, तो मेरा रिप्लाई आपके पास विदिन 24 आवर्स आ जाएगा। आपको कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो जरूर टेलीग्राम का अपना चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा, एक डिस्कशन ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब अपन मिलेंगे मंडे को, क्योंकि कल जो है वो संडे है, और संडे के दिन आप लोग जानते हैं गाइस कि कंपाइलेशन लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके रिवीजन के लिए। तो अब अपन मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।